हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में हमारा टॉपिक चल रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अर्थात अणुसंख्यक गुणधर्म। और अणुसंख्यक गुणधर्म है वो संख्या में 4 होते हैं और 4 में से 3 हम पूरे कर चुके हैं। पहला था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और दूसरा था कवथनांक में उन्नयन और तीसरा था हिमांक में अवनमन। और हिमांक में अवनमन है उस पर आंकिक प्रश्न है और अक्सर इन जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनमें से आंकिक प्रश्न जरूर मेन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हिमांक में अवनमन पर हमारा आंकिक प्रश्न है। पहले हम बात करते हैं हिमांक में अवनमन क्या होता है। अवनमन यानी गिरावट होना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन अर्थात हिम प्लस अंक यानी वह ताप जिस पर कोई पदार्थ मतलब पिघलना शुरू करता है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, हम विलयन के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि जब किसी विलायक में और कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उस विलायक का हिमांक घट जाता है, यानी वो पहले से और अपेक्षाकृत कम ताप पर ही जमना प्रारंभ कर देता है। पहले वो अधिक ताप पर जम रहा था, अब वो कम ताप पर जमना प्रारंभ कर देगा तो हम बोलेंगे कि उसके हिमांक में कमी आ गई है। तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिला दिया जाता है तो उसका हिमांक कम हो जाता है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। तो इसी पर आधारित आंकिक प्रश्न देखिए। 25.6 ग्राम सल्फर ठोस होता है को 1000 ग्राम नेफ्थलीन, यहां नेफ्थलीन याद रखना विलायक के रूप में काम में आ रही है। नेफ्थलीन पानी की तरह होती है, लिक्विड तरल होती है, द्रव के रूप में होती है। 1000 ग्राम नेफ्थलीन है। ग्राम मात्रा विलय पदार्थ की है, ग्राम मात्रा विलायक पदार्थ की है। तो 25.6 ग्राम सल्फर ठोस होता है, उसको 1000 ग्राम नेफ्थलीन जो कि द्रव अवस्था में होती है में घोलने पर हिमांक अवनमन यानी हिमांक में कमी आ जाती है। और वो कमी कितने केल्विन? 0.68 केल्विन कमी हो जाती है। तो सल्फर का अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। यहां देखिए ध्यान से, यहां अणु भार नहीं पूछा है आपसे, जो आप ऊपर से घोल रहे हो विलय पदार्थ, उस विलय पदार्थ का अणु सूत्र पूछा है। तो फिर एक बात पक्की गांठ बांध देना, जब अणु सूत्र पूछे तो पहले अणु भार निकालना पड़ेगा। पहले विलय पदार्थ है उसका अणु भार निकालना पड़ेगा। अणु भार ज्ञात कर पाओगे तो ही अणु सूत्र ज्ञात हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तो अणु सूत्र ज्ञात करना है तो पहले अणु भार को ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न यहां अणु भार तक भी पूछा जा सकता था, लेकिन अणु भार ना देकर के आगे तक पूछ लिया और वो है अणु सूत्र। तो पहले अणु भार ज्ञात करेंगे फिर अणु सूत्र ज्ञात होगा। नेफ्थलीन के लिए KF, जिसे याद रखना KF को क्या बोलते हैं? KF को बोलते हैं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक जिसकी वैल्यू 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दी गई है। तो अब हम पढ़ेंगे। देखना, हमें ज्ञात करना है, पहले हमें अणुभार MB यानी जो पदार्थ आप ऊपर से विलय के रूप में मिला रहे हो, विलय के रूप में किसी विलायक में, तो उसका अणुभार MB होता है, यानी विलय का अणुभार, वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सामान्य सूत्र जो हमने डेरिवेटिव्स किया था वो आपको याद रखना है। KF बटे में डेल्टा TF और फिर उसके बाद में WB बटे में WA और इंटू 1000। ये सामान्य सूत्र आपको याद रखना है। KF जिसे बोलते हैं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, उसकी वैल्यू दे रखी KF की। डेल्टा TF याद रखना हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF, इसकी वैल्यू ये दे रखी 0.68 केल्विन ऊपर वाली। और WB याद रखना विलय पदार्थ का भार है, विलय पदार्थ की ग्राम मात्रा है। विलय पदार्थ यहां पर सल्फर है। आप सल्फर को घोल रहे हो किसमें? नेफ्थलीन में। सल्फर को आप ऊपर से डाल रहे हो, जैसे आप पानी में नमक डालते हो वैसे यहां सल्फर डाल रहे हो। तो सल्फर विलय पदार्थ हो गया और WB क्या होता है? विलय पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान, भार, और वो भी किसमें? ग्राम में। यहां ग्राम मात्रा दी हुई है।
डब्ल्यू ए विलायक की मात्रा यानी विलायक की ग्राम मात्रा, विलायक का भार, विलायक का द्रव्यमान और विलायक नेफ्थलीन है कितने ग्राम, 1000 ग्राम, ग्राम मात्रा दी हुई है। तो डब्ल्यू ए का मान 1000 ग्राम नेफ्थलीन, डब्ल्यू बी का मान 25.6 ग्राम सल्फर, ठीक है ना, और इंटू 1000 लग गया। तो अब हम इसे हल करेंगे तो देखिए वैल्यू रखते हैं 6.8, ये केएफ की जगह आ जाएगा 6.8 बटे डेल्टा टीएफ। मैंने बताया हिमांक डेल्टा लगाया तो हिमांक में परिवर्तन हो रहा है। डेल्टा टीएफ क्या है, याद रखना विलायक का विलियन का हिमांक होता है, अकेला टीएफ विलियन का हिमांक होता है, और डेल्टा टीएफ क्या होता है, हिमांक में अवनमन होता है, यानी विलायक और जो विलियन है उसका जो अंतर करोगे, अंतर वाला डेल्टा टीएफ आ जाएगा। विलायक और विलियन का जो आपके हिमांक है उस हिमांक का अंतर निकाल लीजिए, अंतर निकालोगे तो डेल्टा आएगा, तो बोलूंगा डेल्टा टीएफ, तो ये हो गया हिमांक अवनमन। तो हिमांक अवनमन कितनी वैल्यू दी हुई है, हिमांक अवनमन की वैल्यू है वो हम देखेंगे तो वो दी हुई है आपके 0.68 ऊपर वाली, तो मैं लिखूंगा 0.68 हिमांक अवनमन की वैल्यू दी हुई है, इंटू डब्ल्यू बी विलेय पदार्थ ऊपर से मिला तो ऊपर से सल्फर मिलाया आपने 25.6 ग्राम, तो ऊपर यहां आ जाएगा 25.6 ग्राम बटे में डब्ल्यू ए विलायक की मात्रा, आपने सल्फर को किस में घोला है, नेफ्थलीन में, कितनी ग्राम मात्रा है, 1000 ग्राम, तो यहां आ जाएगा 1000 और गुणा में ये 1000 अपने सूत्र के हिसाब से आता है जो हमने डेरिवेशन में पढ़ा था। अब इसको हल करते हैं तो पहले हम यूं करते हैं कि 1000 से इस 1000 को कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद में यहां देखिए ऊपर वाले में दशमलव के बाद एक अंक है, यहां भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो मैं यूं बोलूं राशि गुणा में है तो यूं बोलूं मैं दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, तो नीचे वाले में भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो फिर इस दशमलव के दोनों अंकों से ये कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, आई बात समझ में, तो ऊपर 68 नीचे भी 68, ये 68 से 68 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया अपने पास 256, तो एम बी बराबर 256, उस विलेय पदार्थ का अणुभार 256 प्राप्त हो गया, लेकिन हमें तो अणु सूत्र ज्ञात करना है, ये बात याद रखना, और पदार्थ क्या दिया, सल्फर दिया है, सल्फर का अणु सूत्र, तो यहां एक बात लिखेंगे माना, नीचे हल करने के बाद में दूसरी बात लिखेंगे, माना सल्फर का अणु सूत्र, माना सल्फर का अणु सूत्र, तो अणु सूत्र मैं लिखूंगा S पैरों में X, सल्फर आप जानते हो सल्फर को S से दर्शाते हैं, सल्फर का केमिस्ट्री में प्रतीक सिंबल क्या है, S होता है सल्फर, और पैरों में X लगा दिया, X की वैल्यू आ जाएगी, तो माना सल्फर का अणु सूत्र SX है। तो अब ध्यान देना, अब एक बात याद रखना कि अणु भार बराबर, ठीक है, जो वैल्यू हमने अणु भार की लिए वो अणु भार बराबर, और यहां S गुणा S का मान सल्फर होता है, यानी X रखूं, एक मिनट S X रखूं, तो यूं कर लूं यहां पर कि सल्फर है, सल्फर का अणु भार कितना होता है, 32 होता है। याद रखना सल्फर आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 16 पर आता है, फास्फोरस 15, सल्फर 16 पर, तो 16 पर आता है, तो 16 तो परमाणु क्रमांक है, और मैं यहां अणुभार की बात कर रहा हूं, तो सल्फर का अणुभार 16 का दुगना लगभग यानी 32 हो जाएगा। तो यहां मैं यूं लिख दूं कि 32 आपके इंटू एक्स, 32 एस की जगह 32 रख दिया, और ये इंटू एक्स है तो एक्स लगा देता हूं। अब क्या करेंगे, अणुभार यहां प्रश्न में कितना आया है, उत्तर में हमारा 256 आया है, तो यहां अणुभार के स्थान पर 256 रख देंगे, 256 बराबर 32 इंटू एक्स, और अब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 200, यही कर देता हूं 256 बटे में 32 आ जाएगा, और इसको कैंसिल करोगे तो 8 आ जाएगा, तो x बराबर 8 आ गया, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 8 आ गया, तो x की वैल्यु 8 आ गई, तो अब अणु सूत्र क्या हो जाएगा, अणु सूत्र SX था, x की वैल्यू 8 आ गई तो S8, तो अणु सूत्र
S8 हो जाएगा। तो आप याद रखना, हालांकि हमारे एग्जाम में और हमारे प्रश्नों में तो यहाँ अणुभार तक ही पूछा गया है, लेकिन इस प्रश्न में मैंने अणुसूत्र पूछ लिया, तो पहले अणुभार निकालोगे, और हमारे एग्जाम में तो अणुभार तक ही पूछा गया है। जितने पीछे के पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे तो उनमें आपको बताऊंगा कि अणुभार तक ही पूछा गया है, अणुसूत्र कभी पूछा नहीं गया, लेकिन मैंने यहाँ अणुसूत्र भी आपको बता दिया। थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखना। हमारा अगला अणुसंख्य गुणधर्म है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब पढ़ने से पहले हम दो सामान्य छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ते हैं जो आपको काम आएंगी। एक हम पढ़ते हैं विसरण, इसमें पहले हम विसरण पढ़ते हैं जिसे डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है ना, जिसे डिफ्यूजन बोलते हैं विसरण को। तो विसरण क्या होता है, सुनना पहले गौर से। जब पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, जब पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं तो उसे विसरण कहा जाता है। विसरण, और फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आप लोगों को, कई बार मैं जिक्र कर चुका हूं। जैसे मैं बोलूं कि हमारे घर में और किचन में कोई खाद्य पदार्थ बन रहा है और उसकी सुगंध हमें बाहर वाले कमरे में आ जाती है, इसका मतलब वो उदाहरण विसरण का ही है, विसरण का ही एग्जाम्पल है। और विलायक के संदर्भ में, विलयन के संदर्भ में बोलूं तो एक बात ध्यान देना, जैसे आप पानी की बाल्टी भरकर और उसमें लिक्विड जो नील है वो नील डालते हो, तो नील या फिर कोई कलर मान लीजिए, गुलाबा कलर मान लीजिए या नील मान लीजिए, आप उसमें डालते हो तो वो पूरे लिक्विड में, पूरे विलायक में वो नील फैल जाती है, वो कलर फैल जाता है। और ऐसा आप करके देख लेना, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, जिसे आप लाल दवा बोलते हो, लाल दवा को आप बाल्टी में पानी लेकर के उसमें लाल दवा की 2-4 बूंदें और डालिए। आप लाल दवा पहले से घुली हुई होनी चाहिए, मतलब पानी में, उसको आप ऊपर से उसमें डालिए तो वो लाल दवा और पूरे पानी में धीरे धीरे फैल जाएगी। वो क्या है, विसरण ही है। तो विसरण क्या है, पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, और दूसरे शब्दों में यूं बोल दूं, पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। तो आप थोड़ा सा इसको याद रखना। और विसरण के बाद फिर हम अकेले परासरण की बात करते हैं, अकेले परासरण की बात करूं, ओस्मोटिक, ठीक है ना, ओस्मोटिक की बात करूं, परासरण की बात करूं, तो याद रखना इसमें एक डायग्राम के माध्यम से और समझाया जाता है परासरण को। और हमारे को आपके एग्जाम में और एक बार परासरण को और प्रयोग सहित प्रदर्शन करने हेतु चित्र भी पूछा था कि परासरण को और आरेखित नामांकित चित्र से समझाइए, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था। केवल परासरण की बात कर रहा हूं मैं, तो हमने यहां एक पात्र बना दिया, ठीक है, और उस पात्र में अब मैं एक दूसरा पात्र रख रहा हूं, और वो दूसरा पात्र आप ध्यान देना कि वो अर्धपारगम्य झिल्ली से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से बना हुआ होता है। ये कांच का पात्र है, यहां तक तो ये कांच का पात्र है, ठीक है, यहां तक तो ये कांच का पात्र है। अब यहां नीचे जो मैंने इसका फ्लैट भाग बनाया है, फ्लैट भाग यहां से लेकर के यहां तक इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली है, वो बायोलॉजी वाले अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी कोशिकाओं के ऊपर एक पतली परत पाई जाती है जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। और अर्धपारगम्य झिल्ली का काम क्या है, वो आयनों को और अणुओं को सेलेक्ट करके भेजती है कि कौन से अणुओं को तो कोशिका के अंदर जाना है, कौन से आयनों को कोशिका के अंदर जाना है, कौन से आयनों को कोशिका के बाहर ही रहना है, तो वो सेलेक्ट करके भेजती है कोशिका के अंदर की तरफ। तो वो झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। आप अगर देखना चाहो तो आप देखिए, जब आप प्याज को छीलते हो तो प्याज के ऊपर एक बिल्कुल पतली और झिल्ली निकलती है। प्याज की जो सलक होती है, उन सलकों के नीचे एक बिल्कुल पतली झिल्ली निकलती है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली हमारे शरीर में और हमारी जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं पर भी होती है। और वो अर्धपारगम्य क्यों कहलाती है, अर्धपारगम्य वो इसलिए कहलाती है कि वो पदार्थों को
सेलेक्ट करके भेजती है कि कौन से आयनों को, कौन से पदार्थों को तो कोशिका के अंदर जाना है और कौन से उनको नहीं जाना है। जो सिलेक्ट करती है वो अर्धपारगम्य कहलाती है। तो यहाँ ये अर्धपारगम्य झिल्ली कांच के अंदर सेट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। ये वाली जो फ्लैट मैंने बनाई है वो ये, और अब ऊपर से यहाँ एक कांच और लगा देंगे और इस प्रकार से ये पात्र बना देंगे। अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना, इस पूरे बीकर में तो आप यहाँ पूरे बाहर वाले बीकर में तो आप जल भर दीजिए, शुद्ध जल, जिसे आप केमिस्ट्री में विलायक बोलते हो, ठीक है ना, आप सॉल्वेंट बोलते हो, विलायक बोलते हो केमिस्ट्री में। शुद्ध जल मैंने इस पात्र में भर दिया और ये जो पात्र बना है कांच वाला, जिसमें कि अर्धपारगम्य झिल्ली नीचे लगी हुई है, इसमें आप चीनी को घोल करके पानी में और वो सॉल्यूशन भर दीजिए, अर्थात इसमें विलयन भर दीजिए। पात्र में तो ध्यान रखना, कांच के पात्र में, बीकर में तो आपने विलायक भरा है, और जो पात्र बना है कांच वाला अंदर की तरफ जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है, ये वाला, इसमें आप विलयन भर देना। और आप जानते हो विलयन दो घटकों से मिलकर के बना होता है, विलय और विलायक। तो इसमें पानी तो विलायक के रूप में है और चीनी है वो विलय पदार्थ के रूप में है, और मिलाकर भर दीजिए। मैं इसे बोलूंगा शर्करा का घोल। क्या बोलूंगा, शर्करा का घोल या शर्करा विलयन, एक ही बात है, वो भर दीजिए, ठीक है ना। और अब आप एक्सपेरिमेंट को शुरू कर दीजिए। तो आप देखोगे, एक बार गौर से सुनना, यहां तो ये बर्तन कांच का बना हुआ है, यहां ये कांच का बना हुआ है, केवल यहीं अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है, अर्धपारगम्य झिल्ली यहीं पर लगी है। तो अब क्या होगा, ये जो विलायक के अणु है, ये जो बाहर वाले विलायक के अणु है, जल के अणु है, वो क्या होगा, यहां से आकर के इस अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर से होते हुए और यहां इस बीकर में प्रवेश कर जाएंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए कांच की दीवारों में से प्रवेश नहीं करेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर से होकर के कौन, विलायक अर्थात जल के अणु, और इस पात्र में आ जाएंगे। कौन से पात्र में, जहां शर्करा का सॉल्यूशन पहले से भरा हुआ है उसमें आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे। तो एक बात सुनना, शर्करा का पहले प्रारंभिक लेवल इतना ही था, प्रारंभिक लेवल शर्करा के सॉल्यूशन का इतना ही था, और जैसे आपने इसको विलायक के अंदर रखा, इस अर्धपारगम्य झिल्ली वाले पात्र को, तो फिर यहां से विलायक के अणु हैं उन्होंने और इस अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से इस पात्र के अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया। तो इस शर्करा सॉल्यूशन का विलयन का स्तर है, शर्करा सॉल्यूशन का, वो बढ़ गया, वो बढ़ गया, ये बढ़ गया। अब हम इसे परिभाषित कर देंगे कि इस पर निश्चित रूप से परासरण की क्रिया हुई है, तभी वो अंदर की तरफ है, शर्करा सॉल्यूशन का लेवल है वो बढ़ा है, क्योंकि इसमें परासरण हुआ है, विसरण नहीं, परासरण हुआ है। अब परासरण के लिए शर्त है कि वो हमेशा अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होता है। विसरण के लिए किसी प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन परासरण के लिए हमेशा अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो फिर अब मैं परिभाषित करूंगा, आप परासरण की डेफिनेशन गौर से सुनना कि अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, ये रही झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणुओं का, ये वाले विलायक जल के अणु, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से, यहां विलायक है ना, विलायक में सांद्रता निम्न है, विलायक तो शुद्ध है और शुद्ध जो विलीन होते हैं वो तो तनु होते हैं, तो फिर सांद्र तो नहीं है। तो निम्न सांद्रता से और उच्च सांद्रता, यहां सांद्रता उच्च है क्योंकि यहां विलय और विलायक दोनों हैं। तो यहां विलायक में और विलय पदार्थ भी मिला है, और विलय पदार्थ मिला है, यहां तो शुद्ध विलायक है और यहां विलय और विलायक दोनों हैं। तो याद रखना, विलय और विलायक दोनों हैं, तो फिर मैं बोलूंगा कि उनकी सांद्रता अधिक है, यानी वो सांद्र विलीन है। जब केवल एक अकेला विलायक है तो फिर वो तो शुद्ध पानी है, तो मैं बोलूंगा कि वो तनु है। तो तनु है, उसकी सांद्रता निम्न होगी, तनु है उसकी सांद्रता निम्न होगी, अर्थात विलायक तो शुद्ध है, विलायक शुद्ध है तो उसकी सांद्रता निम्न होगी। और जो सॉल्यूशन शर्करा वाला भरा हुआ है वो क्या है, वो याद रखना, वो सांद्र है, क्योंकि उसमें शर्करा मिली हुई है तो वो सांद्र है, और सांद्र है उसकी याद रखना, तो मैं बोलूंगा कि उसकी सांद्रता अधिक है। तो फिर विलायक के अणु निम्न सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणु जा रहे हैं, विलायक के अणु जा रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, और
आपके उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, तो अर्धपार्ग में झिल्ली के माध्यम से जब निम्न सांद्रता वाले विलायक के अणु और उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं तो उसे परासरण कहा जाता है। अर्धपार्ग में झिल्ली के माध्यम से निम्न सांद्रता वाले विलायक के अणु और जब उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं, तभी तो इसका लेवल बढ़ा था गमन करने से, गमन करते हैं तो इस क्रिया को परासरण कहा जाता है। तो आपको ये थोड़ी सी सामान्य दो बातें याद रखनी।